नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्री परिषद के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक शाम 4 बजे होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पीएम आगामी साल में उत्तर प्रदेश, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा लेंगे। बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी पिछले गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा संक्रमण वाले ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और जिला व तहसील स्तर पर भी सतर्कता बरती जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर 5 राज्यों के चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि पीएम मोदी एक बार विचार करें और ऐसे में चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। तमाम चीज़ें चुनाव से पहले देखना जरूरी कि चुनाव कितना मुनासिब है, कितना नहीं है, क्योंकि जिस तरह वेरिएंट लगातार फैलता जा रहा है उसकी भयावहता का अंदाज़ा पिछले 2 सालों में जो कोरोना ने भीषण हमला किया है उससे लगाया जा सकता है। इसलिए चुनाव बहुत सतर्कता से करना जरूरी और इसीलिए शायद न्यायालय से लेकर स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग सभी इस सलाह पर कि चुनाव करवाने से पहले लोगों की सेहत और उनकी जान का ध्यान रखने के लिए जरूरी और एहतियातन कदम उठाए जाएं और इन्हीं कदमों को लेकर आखिर क्या रणनीति है, आज पीएम मोदी इसकी बैठक लेंगे और चुनावी तैयारियों को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी है। कल जो चुनाव आयोग ने सभी उत्तर प्रदेश में सभी दलों की बैठक की थी उसमें तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान यूपी पुलिस और पीएसी को मतदान केंद्र से दूर रखने की बात कही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती और कड़ी निगरानी में मतदान कराने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं की सूची मुहैया कराने की बात कही है। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मीटिंग के दौरान कहा कि जिस तरह हाल के वर्षों में चुनाव को धार्मिक रंग देकर पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है उस पर आयोग को सख्ती से रोक लगानी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल ने भी कहा है कि प्रत्याशी की मांग पर विधानसभा के 50% बूथों पर वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़ों का मिलान होना चाहिए। साथ ही एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बूथों पर वोट न डाल सके, इसे लेकर सख्ती से कार्रवाई हो। चुनाव आयोग लगातार एक्शन मोड पर है और कैसे इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे इस बात को लेकर गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड छोटे राज्य हैं, लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश बड़े राज्य। अब कैसे चुनाव सही मायने में संपन्न हो, ओमिक्रॉन से कैसे निपटा जाए, ओमिक्रॉन को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है वो कितनी कारगर है, कितनी कारगर हो, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से आलोक वत्स और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आलोक जी, जो ये रणनीति बनाई जा रही है ये कैसे तय किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से कैसे निपटा जाएगा? ओमिक्रॉन के लिए पहले से हमारी तैयारी इसी बेहद है। प्रधानमंत्री लगातार रखी है, उसके बारे में टेलीविजन पर 2 बार 3 बार बता चुके हैं। फिर भी संकट तो संकट ही है और ये भयावह संकट है। ओमिक्रॉन 2 ने तो बहुत ही दहशत फैलाई। नहीं, ओमिक्रॉन 2 नहीं, ये कोरोना 2 ने। अब ये ओमिक्रॉन जिस तरीके से धीरे धीरे पांव पसार रहा है, ये हमें भी कुछ डिसिप्लिन अपनाना होगा, क्योंकि देखा गया है कि
विगत कुछ दिनों से लोग काफी कैजुअल हो गए थे कोरोना के प्रति। मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइजर लगाना, ये सब ज्यादातर लोगों ने लगभग छोड़ ही दिया था। और बड़े फख्र से कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये प्रकृति का इतना बड़ा है, ये किस रूप में जाएगा, भयावह होगा, कौन सी दवाई कारगर होगी, ये अलग वेरिएंट है, इस सब पे अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतनी हमारे पास क्षमता है, और जिस क्षमता के तहत प्रधानमंत्री ने जिस डिलीवरी से इसको आगे ऑक्सीजन के प्लांट हो या डोजेज हो दवाई के, या बिस्तर हो या आईसीयू के बेड हो, इस सब में व्यापक तैयारियां पूरे देश के स्तर पर हो चुकी है। एक तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन ये देखना होगा कि ये वेरिएंट किस रूप में फैलता है। क्या हमारी जितनी योजनाएं हैं, जितनी हमारी तैयारियां हैं, वो कम रह जाती है? तो ये प्रोडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये कितना भयावह रूप ले सकता है। लेकिन लोगों को डिसिप्लिन में रहना होगा से बचाव के लिए, और नेताओं को भी, जो हर दल के नेता है, उनको भी जिस तरीके से रैलियां वगैरह कर रहे हैं, ये लगता है इलेक्शन कमीशन को इस पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत गंभीर बात कही है। सारे नॉर्म, सारी धज्जियां उड़ जाती हैं इस समय कोई रैली हो रहा होता है या कोई रोड शो हो रहा होता है। ये एक तरीके से न्योता देना है बीमारी को। तो इन सब चीजों पर भी चिंतन होना चाहिए और अति शीघ्र होना चाहिए। तो आलोक जी, बीजेपी तो खुद रैली कर रही है, चिंतन कैसे हो? देखिए, मैंने कहा ना, सभी दलों का मैंने नाम लिया, कोई मैंने बीजेपी को छोड़ के नहीं बोला। सभी लोगों को इस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है जी। आशुतोष जी, ये अप्रासंगिक बातें हो रही हैं कि धारा 144 लग रही है, रात में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन दिन में रैलियां हो रही हैं, और भयावहता का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा किसी बीमारी का? हम 2 सालों से देख चुके हैं जो गुजरा है सब पूरी दुनिया के ऊपर। अब उसके बावजूद भी जो सियासत है वो पूरी तरह से पुरजोर है सत्ता पाने के लिए। तो ऐसे में कैसे देखा जाए इस ओमिक्रॉन को और सियासत को? देखिए, मेरा विचार इसके बारे में ये कि बड़ी भयावह बीमारी है। 100 वर्ष के बाद इस बीमारी का पुनरागमन हुआ है। पूरे विश्व में ये बीमारी बुरी तरह से फैली हुई है, और पाश्चात्य देश अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पे बहुत तेजी से फैल रही है, जहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं बाहर से बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब इस विषय को राजनीतिकरण ना किया जाए। वास्तविकता इसकी ये है कि हम लोगों को जो मेजरमेंट डॉक्टर्स ने बताए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बताया है, मास्क लगाना है, और जो अन्य प्रिवेंशन है उनका पालन करना चाहिए। अदरवाइज इस ओमिक्रॉन का भारत में प्रवेश जनवरी के आखिर, फरवरी के फर्स्ट वीक में जैसा माना जा रहा है कि बड़ी तेजी से फैलेगा, तो उसके लिए भारत सरकार ने कितनी व्यवस्था की है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री आज शाम को 4 बजे मीटिंग कर रहे हैं, और स्वास्थ्य अधिकारी और सभी लोग, कंसर्न मंत्रिमंडल के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उम्मीद है इसमें कोई ना कोई सकारात्मक रिजल्ट आएगा जी। और प्रधानमंत्री सरकार कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी सरकार कुछ भी इंतजाम करे, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल वो नहीं करेंगे पालन, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो सरकार की सारी व्यवस्था का कोई असर नहीं होगा। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो इसका बहुत अच्छी तरह से हम इसको फेस कर पाएंगे, और ओमिक्रॉन जैसे पहले वायरस निकला, इसको भी अच्छी तरह से कम कर पाएंगे।
बिल्कुल। नसीम खान हमारे संग जुड़ चुके हैं। नसीम खान जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर कांग्रेस से। नसीम खान जी, आवाज मिल रही है आपको? जी धन्यवाद, आ रही है आवाज। नसीम खान जी, प्रासंगिक आदेश नहीं है और सियासत जारी है, ऐसे में बीमारी की भयावहता को कैसे नापा जाए? जी क्या कह रहे थे, एक बार फिर से बोलेंगे आप? आदेश जो निकाले जा रहे हैं वो प्रासंगिक नहीं है और सियासत फिर भी जारी है, चुनावी रैलियां जारी है। अब ऐसे में कैसे देखते हैं कि बीमारी की भयावहता कैसे नापी जाएगी? चंद्रशेखर जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कोरोना को लेके या आने वाले ओमिक्रॉन को खतरे के लेकर के शुरू से गंभीर है। पिछले 2 साल पहले आप याद करिए, हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब ये कोरोना विदेशों में आया था और इसकी रिपोर्टें इंटरनेशनल मीडिया पे बीबीसी में थी, तो उस समय एकमात्र नेता देश के राहुल गांधी विपक्ष के नेता ऐसे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कोरोना की गंभीरता को, कोरोना के खतरे को सरकार के सामने रखा था और ये बताया था कि कोरोना जैसा नामक एक बीमारी आ रही जो बहुत ज्यादा लोगों को चपेट में लेगी, मौतें होंगी, सरकार इस पे गाइडलाइन जारी करे, सरकार इसको गंभीरता से ले। जैसे ही ये बात राहुल गांधी जी ने प्रेस के माध्यम से देश के सामने रखी, तुरंत ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भारत सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर मुख्य रूप से थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात मीडिया के सामने आए और राहुल गांधी का माहौल उड़ाया था और ये कहा था कि कोरोना कुछ नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं फर्जी बातें नहीं बता रहा हूं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, अगर राहुल गांधी को डर लगता है तो अपने घर इटली चले जाएं। और सरकार असंवेदनशील होते हुए सरकार ने नमस्ते ट्रम्प के माध्यम से विदेशों से कोरोना को दावत दी देश के अंदर और फिर इस देश के लोगों ने भयावह स्थिति देखी, हजारों लोगों ने अपने प्यारे लोगों को खोया। आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते, ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना हो, अगर इसका खतरा सरकार को दिखाई दे रहा है तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन शक जब होता है कि पिछले जब भयंकर स्थिति थी अभी दूसरे लहर में और लाशें पत्तों की तरह, पेड़ों से पत्तों की तरह झड़ रही थी, लाशों के अंबार देश के अंदर लगे हुए थे, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने बंगाल के अंदर चुनाव कराया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचायत चुनाव कराए। मुझे याद है मेरे फादर की डेथ 1 तारीख को हुई थी कोरोना से और मैं 2 तारीख को गिनती पे था क्योंकि मेरे चाचा चुनाव लड़ रहे थे। अगर सरकार वो चुनाव ना करती तो शायद मेरे फादर आज मेरे साथ मेरे परिवार में होते। जो दुख हमने देखा है वो सरकार की लापरवाही के कारण देखा है। इस देश के हजारों हिंदुओं को क्रियाक्रम का अंतिम जो उनका हक था वो नहीं मिला, गंगा के किनारे गाड़ दिया गया और फिर जब वो लाशें दिखाई दी ऊपर तो उनको टायरों में जला के हिंदू भाई बहनों को सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने टायरों में जला करके उनको जलाया। ये चीजें देश ने देखी हैं। तो हम इस पर एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अभी कोरोना का खतरा दिखाई दे रहा है, कोरोना उस स्टेज में नहीं है। अगर सरकार को ये लगता है कि हमें चुनाव कराना है, अभी कोरोना आने में जल्द चुनाव करा दे। अगर लगता है कि नहीं, सरकार के पास एजेंसी है, सरकार के पास खबर लेने के तंत्र है, माध्यम है, तो इस सब चीजों पे गाइडलाइन जारी करे। क्योंकि देश सरकार इसलिए घबरा रही है, सरकार असंवेदनहीन सरकार है, तानाशाह सरकार है। सरकार लोगों की भावनाओं को नहीं समझती है, वोट की चोट को समझती है। पिछले कुछ समय से जब 36 राज्यों में उपचुनाव हुए और लोग जनमानस की भावनाएं सरकार के खिलाफ दिखाई दी, तब से सरकार घबराई हुई है और सरकार 5 राज्यों के चुनाव को टालना चाहती है क्योंकि सर्वे में सरकार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। गांवों के अंदर से किसान और महिलाएं, इनके उम्मीदवार जो संभावित उम्मीदवार है उनको वोट नहीं मांगने दे रहे हैं और दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की लड़कियां लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ सड़कों पर अपने लिए न्याय का रास्ता तलाश रही हैं। तो हम खान जी, कल चुनाव आयोग की बैठक में तो आपने कहा है कि चुनाव करवा लो, फिर वहां क्यों कहा चुनाव करवा लो? अब ये दोहरी बातें अच्छी थोड़ी लगती है। मैंने अभी भी कहा है आपसे कि अभी खतरा नहीं है, तुरंत चुनाव की घोषणा कराइए चुनाव।
तो आप जो संवेदन जो और फिर आपने अब ये सिक्का चतवी मेरी पटवी मेरी, आपने कहा चुनाव अगर वो टालते हैं तो फिर वो हार रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल हार रहे हैं। देश का जितना भी इस टाइम सर्वे सिनेरियो जो भी आपके पास ही रिपोर्ट है वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहा है। मोदी और योगी का जो नसीम खान जी सुनिए, कम से कम बात ऐसी तो रखिए कि जो लोगों की समझ में आ जाए। आपने एक बार कह दिया चुनाव नहीं होने चाहिए, तो आपने कहा चुनाव होने चाहिए, तो क्या करें? वजह यह है कि आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं कहूंगा नहीं, मैं वो बात नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जनता सुनना चाहती है। आप टेलीविजन पर बैठ करके अपने मन की बात कहलवाना चाहते हैं। नहीं, कोई आपसे नहीं कहलवा रहा, मन की बात कोई नहीं कहलवा रहा आपसे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपके टेलीविजन पर, देश की जनता सुन रही है, देश की जनता तय करेगी मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप ये क्यों कहते हैं कि नहीं जी आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, आपसे मन में जो आपके है वही कहिए। केवल मेरी बात को अपने टेलीविजन के माध्यम से अरे सर, आपको कल जो चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने कहा है वो बता रहे हैं। मोदी को आखिरकार 7 साल में लोगों ने वोट दिए समझ करके, लेकिन अब मोदी को हर जगह हार का सामना देखना पड़ रहा है, तो उसको आप रोकना क्यों चाहते हैं? अरे सर, ये गलतफहमी, बीजेपी वालों से सवाल पूछो तो वो कहते हैं कांग्रेस का तरफदारी कर रहे हो, कांग्रेस वालों से पूछो तो वो कहते हैं बीजेपी वालों की तरफदारी कर रहे हो। अब हम इसी में फंसे रहते हैं कि जनता की बात करें ना करें। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। चैनल बताते हैं कि लड़कियां इकट्ठा करके प्रियंका गांधी से, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ। बताते हैं कि योगी ने नसीम और खान मोदी ने जी, लैपटॉप बांटे, हजारों लोगों को इकट्ठा करके, लाखों लोगों को इकट्ठा चलिए आप देखा कीजिए, एएनबी न्यूज को लगातार देखा कीजिए, हर तरह की खबरें दिखाते हैं। आलोक वत्स जी, ये जो आपको पहले तो कुछ कहना चाह रहे हैं वो कह दीजिए, फिर सवाल करूँ आपसे। मैं नसीम खान जी को यही कहना चाहूंगा, आज जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दी, दरबार में उनका नंबर बहुत आगे चला गया। क्योंकि देखिए डायनेस्टिक रूल में है कांग्रेस, इसलिए मैं दरबार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कल चुनाव आयोग में कहा कि चुनाव जल्दी करवा लिया जाए। कहाँ मना किया उन्होंने कि चुनाव टाल दिया जाए? और रही ये हमारी विदाई की बात कर रहे हैं कि गांव में हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है, हमारे उम्मीदवार, अभी कोई उम्मीदवार तो गया ही नहीं है गांव में, तो घुसने ना घुसने का कहां से सवाल है? अभी तो चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई है, उम्मीदवार तो हम तय करेंगे। कहां से उम्मीदवार गांव में चले गए जो इनको दिख गए, जो नहीं दिख दिया जा रहा है? नसीम खान जी, और तीसरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। या पूरे प्रदेश से देखा? तीसरी बात सर आप सुन लीजिए पहले जवाब, फिर जवाब दे दीजिएगा। देखा नहीं कैसे गृह मंत्री नसीम खान जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, कहा कि सारे सर्वे में हम हरा दिए जा रहे हैं जी। जितनी भी सर्वे आई है उसमें योगी जी 40%, अखिलेश जी 33% और कांग्रेस सभी सर्वे में 7% से ऊपर नहीं है। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये सब जुमले और लोगों की भीड़ प्रियंका गांधी को देखने के लिए ये वोट में तब्दील होने वाली नहीं है। हमने काम किया है। तो नितिन गडकरी ने बताया था 15 लाख के जुमले होते हैं। हम लड़कियों की बात उठा रहे हैं, ना लड़कियों लड़ सकती हूँ, 33 योजनाओं न्याय की बात कर रहे हैं। उतारा है। हम आपकी तरह जुमला नहीं देते वहाँ हैं पे 20-22 लाख मकान बनाए हैं। आपका जुमला था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटी बचाओ। हमने वहाँ खड़े और आप उस जिस नारे को प्रियंका दीदी ने दिया उसको आप ये बोलते हैं ये जुमला है। ये बोला है, इस तरह की कोई बात बोली नहीं है। ये बोलने नहीं दे रहे। बेटियां आपको जवाब देंगी। ये बोल रहे थे तो बेटी की जवाब जब देंगी आप, अभी आप सुन लीजिए उनका जवाब, और फिर आप जवाब दीजिएगा। अभी उनका जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। नसीम खान, ये मुझे की बेटियों को अपमानित कर रही है। अरे आप सब लगातार बोलते रहेंगे तो डिबेट करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बेटियों को अपमानित कर रही है, ये कैसे सुन लेंगे हम नहीं सुन सकते।
कौन अपमानित कर रहा है? किसने कहा जुमला है? नहीं सुन सकती। आपने अलग ही सुन लिया क्या सर? चैनल पे बैठ के बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। ये प्रदेश की बेटी जो दौड़ रही सड़कों पे, इनका अपमान सहेंगी? नहीं सहेंगी। एक तरफ ये बलात्कार करते हैं इनके नेता, जहाँ महिला विरोधी इनको बोलिए अपराध है वहाँ भारतीय जनता सर कोई रैली नहीं है सर, पार्टी देखिए ये कोई रैली नहीं है नसीम खान जी, ये कोई रोड शो नहीं है, डिबेट है सर ये। हाँ, ये रैली नहीं है कोई, आप लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, अपना पक्ष है जब आप रखिएगा बात। बिल्कुल लेकिन इस प्रदेश की बेटियों को हम अपमानित नहीं करने देंगे भारतीय अरे जनता मत, पार्टी के कोई नहीं कर रहा सर, हम भी नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करो, आपसे ज्यादा हम नहीं होने देंगे, ठीक है? अब आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं सवाल ले लूँ उनसे, मैं जवाब ले लूँ उनसे, फिर आपके पास आता हूँ। चलिए बताइए आलोक जी। कांग्रेस का कहीं नाम नहीं है, प्रियंका गांधी का कहीं नाम नहीं है। वो ये कहते हैं जिस नारे को लड़कियों ने बेटियों ने हथियार बनाया, ये कहते हैं वो नारा जुमला है। नसीम जी मेरी आप नसीम जी मेरी बात सुन लीजिए। बेटी इस अपमान को नहीं सहेंगी। नसीम खान आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, आप रैली में बैठे हैं क्या? रैली में आए हैं क्या? मैं रैली में नहीं बैठा हूँ चंद्रशेखर जी, आपके टेलीविजन पे बैठा हूँ। तो आप बैठे हैं तो आप डिबेट की मर्यादा बनाए रखें, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। आप ऐसे गतिरोध पैदा मत करें, इनसे माफी क्यों नहीं मंगवाते? आप गतिरोध पैदा न करें। क्या इन्होंने बेटियों का अपमान किया जो सुबह 6 बजे दौड़ रही हैं अपने न्याय के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, भारतीय जनता पार्टी से बेटियों को बचाने के लिए जो महिलाएं दौड़ रही हैं उनका अपमान कर रही है बैठ करके। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, मांग लेंगे वो माफी, अभी जवाब ले। हाँ मंगवाइए माफी मंगवाइए। नहीं वो तो उनकी मर्जी है ना, ये कोई धर्मिता थोड़ी है कि आप उनसे कहेंगे माफी मांगने के लिए। न्याय का लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको जुमला कहा है। ये माफी, उसमें प्रियंका गांधी का नाम नहीं, उसमें कांग्रेस जिंदाबाद नहीं है, उसमें माफी मांग रहे हैं। लड़की ये कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसे जुमला कहेंगे? ये असंवैधानिक भाषा है, बेटियों के खिलाफ है। ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे तो मैं, क्योंकि आप हमसे माफी मंगवाते थे, हमने देखा हमसे माफी मंगवाते थे, आज इनसे माफी मंगवाइए। क्या डर है आपको? आपका निष्पक्ष चैनल है, पूरा देश देखता है आपके चैनल को, लाखों लोग आज आपके चैनल को देख रहे हैं, तो क्या वो उन बेटियों का अपमान सहेंगे बैठ करके? जुमला कह रहे हैं, मंगवाइए माफी पहले। अब मैं डिबेट को आगे ले चलूं, आप डिबेट को आगे पैदा ना करें तो माफी मांगेंगे। वो उनकी मर्जी है, माफी मांगे ना मांगे। जी के पीछे जो बेटियां खड़ी हैं ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो आप कह रहे हैं। इन्होंने जुमला नहीं कहा। बात का माफी मांगू? उन्होंने कहा ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। जुमला नहीं कहा इन्होंने। आप सुन तो लीजिए एक बार आलोक जी। देखिए ये वसीम खान साहब को बोलिए, इनकी राज्यसभा की सीट पक्की हो गई। जितना इन्होंने यहाँ पर अनर्गल बातें कर ली हैं, वो दरबार में पहुंच गया। अब ये हमें बोलने दें। राहुल जी, प्रियंका जी, मुझे बिल्कुल वर्कर बना के रखे हैं, ये एक साइड बात है, लेकिन इस देश की बेटियों के साथ हम जैसे नौजवान खड़े हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले वो कर्नाटक में विधायक विरोधी मानसिकता नागपुर के आश्रम से निकलती है, जो महिलाओं का शोषण करती है। उस देखिए मुझे मैं आपका फेडर डाउन करवा दूं क्या? आवाज कम करवा दूं क्या आपकी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप आवाज बंद करवा सकते हैं मेरी, लेकिन सड़क पर डिबेट को खराब मत कीजिए, नहीं रोक सकते। नसीम खान जी डिबेट को खराब मत कीजिए, प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह आचरण कीजिए आप। ये देश चंद्रशेखर जी सीता माँ का है, ये देश द्रौपदी का है। जब सीता माँ का और द्रौपदी का अपमान हुआ है, उनके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, अपमान करने वालों के खिलाफ। उस अपमान के लिए आपसे ज्यादा हम लड़ रहे हैं, हम देखते हैं रोज प्रवक्ताओं को, विरोध हम करते रहेंगे। अब आप शांत हो जाइए और डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए, मैं ताकि आगे चल के जवाब ले सकूं, ठीक है? आलोक वत्स जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की और बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है, दुनिया पूरी देख चुकी है, चुनाव कैसे होगा? देखिए ये तो चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सारे दल के प्रतिनिधि अगर बैठ मिलके तय कर ले कि वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन और कहें कि चुनाव अभी डेफर कर दिया जाए, इसमें क्या ऐतराज है? चुनाव डेफर हो जाएगा।
कोई तो आ गया है। सब कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। ये तो नेताओं के ऊपर है ना जी। और चुनाव आयोग अगर इसमें एक कदम बढ़ के बोलता है कि नहीं चुनाव अभी हम डेफर करेंगे, तो कौन मना करेगा। इसलिए ये चीजें एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में तो है नहीं जी, मिलकर तय करें। और अकॉर्डिंग टू मी, मेरा व्यक्तिगत राय है कि जिस तरीके का भयावह ओमिक्रॉन पांव पसार रहा है, चुनाव को कुछ दिनों के लिए डेफर कर देना चाहिए और कम से कम इन रैलियों पर और इन रोड शो पर इस पे तो कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए। लेकिन देखिए सर, ये सब आप कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं रहा है ना सर, ये हो नहीं रहा। यही विडंबना है कि नहीं हो रहा है जी। ये होना चाहिए। और रही बात देश की तैयारी की, तो जितना हमारे पास संसाधन थे उस सबको मोदी जी ने झोंक दिया है और जितनी समुचित व्यवस्था हो सकती थी वो व्यवस्था खड़ी है और लगातार उसमें इजाफा भी हो रहा है। चाहे वो गैस के सिलेंडर के मामले में हो, चाहे वो अस्पताल के बेड हो, चाहे आईसीयू के बेड हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर वाले बेड हो, चाहे बच्चों के लिए आईसीयू हो, सब तैयार है। लेकिन फिर मैंने कहा कि इस भयावह डिजीज ये किस स्तर पर फैलेगा, दिस इज समथिंग टू बी सीन। क्या हमारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी या हमारी तैयारियां उसके ऊपर काबू पा लेंगी। तो इस वक्त राजनीति करने का नहीं है, नंबर बनाने का नहीं है, देश को सुदृढ़ करने का है। देश में जो संकट आया है उसको सबको मिलकर झेलने का है, ना कि ये बेटियों पर अत्याचार और ये और वो, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया ये क्या बोल रहे थे। जो इनको सर्वे में 7 से ऊपर कोई नंबर ही नहीं दे रहा है, ये तो वैसे भी जिस राज्य में जाते हैं 0 पे आउट होके आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल 0, यूपी में भी ये वही हाल होगा, ये 0 पे आउट होंगे। नहीं सर, ये तो लोकतंत्र है, ये तो जनता तय करेगी को कौन कभी किस आप पे क्या आउट होगा, कौन कितने रन वोट बनाएगा। में तब्दील होते हुए ये कहीं गारंटी नहीं है। जी आशुतोष हमारे जी, माननीय प्रधानमंत्री भूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव रैलियों में बहुत भीड़ उमड़ती थी और हर वक्त वो वोट में तब्दील नहीं होती थी। जी आशुतोष प्रियंका गांधी जी के जी, आशुतोष जी, देखिए राजनीतिक दल कह रहे हैं रैलियां होनी नहीं होनी चाहिए, चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव होने भी चाहिए, तो कैसे समझा जाए इस बात को। देखिए मोदी जी ने उनको चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है, लोकसभा भेजा और प्रधानमंत्री बने। अगर ये मेरे नसीम भाई अगर ये बात कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अगर सारे दल मिलकर के बात करें, मीटिंग करें कि भाई आने वाली स्थिति को देखते हुए कि जो ओमिक्रॉन आ रहा है इस चुनाव को डेफर कर दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री इस बात पे सहमत नहीं होंगे। और वो एक सकारात्मक अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। जिस तरह से अभी तक कोरोना को झेला है और कोरोना का उपाय क्या रहा है, भारत विश्व में पहला देश है जिसने 135-40 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया है। ये मोदी जी का कार्य बड़ा सराहनीय है कि देश विदेश में भी, विदेश को भी दवा इंजेक्शन भेजे हैं और देश में भी लोगों को लगाया है। और अगर सभी दल बैठ करके मीटिंग करते हैं सर्वसम्मत से, ये देश के लिए आपदा है, अगर आने वाली आपदा के लिए सब एकजुट करके वार लाइक, जैसे अगर पाकिस्तान और चाइना बराबर से किसी लड़ाई होती है, हम सब एकजुट होकर के उस बात पे मत बनाए, तो मोदी जी उसका विरोध नहीं करेंगे। मोदी जी एक सकारात्मक अप्रोच के व्यक्ति हैं। जी नसीम खान, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अपनी अंटा चित भी अपनी पट भी अपनी, अंटा मेरे बाबा का, वो वाली बात कर रहे हैं नसीम भाई कि जो चुनाव का जो मुद्दा है, टॉपिक का है, उससे भटक करके इधर उधर लेकर के जा रहे हैं। इनको ये भी देखना चाहिए यूपी में पहले से क्राइम कितना कम हुआ है। बिल्कुल। ये सरकार की सकारात्मक अप्रोच है। नसीम खान जी, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आवाज आपकी। नसीम खान जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कल आपने कहा चुनाव आयोग से कि चुनाव होने चाहिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि चुनाव टाल दिए जाएं क्योंकि वो हारने वाले हैं तो चुनाव टाल रहे हैं। अब हम कैसे समझे कि आप कहना क्या चाहते हैं? अब आप स्पष्ट रूप से बताइए। चुनाव सुन तो सवाल तो पूरा होने दीजिए महाराज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि
आपने चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव होने चाहिए, फिर आप कह रहे चुनाव नहीं होने चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि वो चुनाव इसलिए डिले करना चाहते हैं क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। तो अब मैं आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मेरी बात को शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब समझा दीजिए, आराम से समझा दीजिए। मैंने तीनों संदर्भ में आपको बताया। हाँ, अब समझा दीजिए कि कांग्रेस क्या चाहती है, भाजपा क्या चाहती है और भाजपा क्यों क्या चाहती है। हाँ। हम राजनीतिक दल है, हम कोई भी चीज करते हैं तो क्यों करते हैं उसकी वजह होती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर लोगों की भलाई के लिए काम करती थी, इसलिए हमने लोगों के अधिकारों के बिल बनाए, हमने सूचना का अधिकार बनाया, हमने शिक्षा का अधिकार बनाया, हमने भोजन का अधिकार बनाया। लेकिन ये लोग एक्ट लाए 3 तलाक, ये लाए हैं क्या नाम है उसको कश्मीर के मुद्दे, ये लाए हैं क्या नाम है राम मंदिर के मुद्दे, ये लाए हैं आपको जो है क्या नाम है उसको कोरोना में आपदा में अवसर के मुद्दे। तो ये क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और हम क्यों करना चाहते थे, दोनों में अंतर है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप समय हो चुका है, आप चुनाव करा दें, राजनीतिक विपक्ष की राजनीतिक पार्टी तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब चुनाव आयोग को भेज रही है और बात कर रही है और ये कह रही है कि क्या नाम उसको चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा होगा, तो इससे पहले 2 कोरोना की लहर में कि देश के अंदर चुनाव हुए और मोदी जी रैलियां बिना मास्क के कर रहे थे, गृह में नसीम खान बिना मास्क के घूमे, असर नहीं, फर्क नहीं पड़ता है समाज पे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी बिना मास्क के हजारों लोगों के बीच में सरकारी तंत्र की भीड़ लेकर के, आशा वाड़ियों की, शिक्षा मित्रों की भीड़ लेकर के और बिना मास्क के रैलियां करेंगे तो उसका समाज में, देश में और इंटरनेशनल मीडिया में असर पड़ता है। तो इससे पहले ये तस्वीरें हमने देखी है। तो जो ये संवेदनशील पहले नहीं थे तो अब इतना संवेदनशील हो क्यों रहे हैं, इसको हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती, चुनाव में इसलिए नहीं जाना चाहती कि 36 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और लोगों का जनमानस का, किसान इनके विरोध में है, महिला इनके विरोध में है, युवा इनके विरोध में, युवाओं के पर्चे यूपी टेट के लीक हो रहे हैं, शिक्षा मित्रों पर लाठी बरस रही है, शिक्षकों पर लाठी बरस रही है, इनकी जन विरोधी नीतियां जो है, गन्ना किसान परेशान है, एमएसपी को लेके 700 किसान शहीद हुए हैं, जो 1 साल किसान आंदोलन चला है, ये सारी चीजें इनके खिलाफ है देश में, इसलिए चुनाव से भागना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहे सेना का मसला हो, बॉर्डर पे आतंकवाद का मसला हो, चाहे वो महामारी का मसला हो, हम विपक्ष के लोग हमेशा से, हमने जब सरकार में थे तो हमने विपक्ष को हमेशा सम्मान दिया, उनकी बात को सुनी और हम ये चाहते हैं कि विपक्ष, सरकार हमारी भी बात सुने लेकिन उसमें राजनीति बिल्कुल भी ना हो कि एक विपक्ष का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सरकार से ये अपील करता है कि कोरोना नाम की बीमारी आ रही है, इसकी आप जो है वो कर लीजिए, क्या नाम उसको गंभीरता से इसका उपाय कर लीजिए, इसकी गाइडलाइन जारी कर दीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए ताकि हम लोग इस बीमारी की चपेट में ना आए। तो कैबिनेट मंत्री आकर के उसका मखौल उड़ाते हैं कि राहुल गांधी को डर लगा तो इसलिए चला जाए। तो ये जो चीजें हैं, हमने इस देश के अंदर वैक्सीन का जो टीकाकरण हुआ है, दवाइयों का, वैक्सीन का, तो पहले भी हुआ है। आपके हमारे जो क्या नाम इसको, जो चेचक निकलती थी, माता जी से बोलते थे गाँवों में, उसका सबके कंधों पे निशान है। फ्री वैक्सीनेशन हुआ है, हमारा जो है पोलियो का ड्रॉप फ्री पिलाया गया, घर घर जाके पिलाया गया। अगर लड़का बच्चा नानी के चला गया तो वहां ड्रॉप पिलाया गया, अगर बस स्टैंड पे चला है तो वहां ड्रॉप पिला तो डाटा दिया गया, इसके बाद वैक्सीनेशन नहीं हुआ। लेकिन ये लोग एक सुई लगाते हैं कोरोना के वैक्सीन की, तो उसका एक फोटो लगाते हैं। तो ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नसीम खान जी, आप ये कहना चाहते हैं जो वो चेचक का निशान है हर कंधे पे, अगर बीजेपी होती तो उस पे फूल का निशान लगा देती ऊपर, आपने नहीं लगाया पंजे का। आप गलत समझ रहे हैं, वो फूल का नहीं लगाती, वो चेचक का ही लगाती, इंजेक्शन ही लगाती, लेकिन उसके साथ साथ एक होल्डिंग बनवाती और उस घर के सामने लगा देती कि आप महसूस करो, आप अपने दिमाग में बिठाओ ये फला आदमी ने आपको लगाया है, फ्री में लगाया है, आप पे एहसान किया है, ये बताती। जो कि दिगर विपक्ष की पार्टियों ने, वो कोई रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, कोई भी सरकारें रही हो, उन लोगों ने कभी ये नहीं किया। लेकिन आज मोदी जी एक कोरोना का टीका लगा करके एक गोल चौराहे पे लगा देते हैं कि भाई ये जो है क्या नाम है इसको, देखो हमने आपके टीका लगाया है, आप अपने दिमाग में बैठाओ, आप पे एहसान किया गया है। पुलवामा में शहीद होते हैं सैनिक,
उनके भी फोटो रैलियों में लगाए जाते हैं। क्या कभी हुआ है देश के अंदर? बताइए, हुआ है क्या देश के अंदर? ये ऐसी ऐसी बातें की जा रही है जिससे विपक्ष को लगता है ये अजीबोगरीब लोग सरकार में आ गए हैं और ये सरकार को अपने घर की बपोती मानने लगे हैं। ये किसी के एक टीका भी लगा रहे हैं तो उसका एहसान होर्डिंग बैनर बिल्ले लगा के कर रहे हैं। तो जब ऐसी असंवेदनहीन सरकार, ऐसे असंवेदनहीन नेता हमारे बीच में हो तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको हार का डर और हार का खतरा सता रहा है, तो इसलिए चुनाव से दूर भाग रहे हैं। विपक्ष पूरा तैयार है, आप रैली क्यों करें? चलिए ठीक है, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस गलत कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और आप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन आप संवेदनशील हैं, तो आप रैली क्यों कर रहे हैं? आप सरकार हैं, अगर आप रुक गए तो विपक्ष की हिम्मत नहीं कि रैली कर दे। प्रधानमंत्री ये तय कर दें कि हम रैली नहीं करेंगे, विपक्ष करता रहे। विपक्ष का एक भी नेता रैली नहीं करेगा, ये मुझे विपक्ष के नेताओं पर यकीन है और देश की जनता को है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो रैली करेंगे, हजारों लोगों को जोड़ेंगे, बिना मास्क के करेंगे और विपक्ष से मीडिया उम्मीद ये करे कि विपक्ष बैठी रहे घर पर और कोरोना ना फैले, ओमिक्रॉन ना फैले, देश की जनता को बचाया जाए और विपक्ष घर बैठ जाए। आज सवाल अगर जो किसी से पूछा जाना चाहिए तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत करीबी मित्र हैं जो आलोक जी, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष को आप छोड़ दीजिए, आप सरकार के अंदर हैं, आप अपनी रैलियों को तुरंत बंद कर दें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री की गरिमा बहुत बड़ी है। अगर प्रधानमंत्री आज रैलियों को मनाही कर देंगे, विपक्ष अपने घर बैठ जाए। अब मैं पूछ लूं उनसे सवाल, आप व्यवधान उत्पन्न न करें तो। आप पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ लीजिए। हाँ। आलोक जी, देखिए जो बात आप कह रहे थे वही नसीम खान ने कही है, लेकिन बहुत घूम फिर के इधर उधर आके आप कहिए बात, ठीक है? बात वही है कि रैलियां बंद की जाए और रैलियों पर रोक लगना आवश्यक है। रोड शो जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है उन पर रोक लगनी चाहिए। आप चुनाव लड़ लीजिए, चुनाव के लिए कोई और परंपरा, आपके पास तो हजारों फार्मूले हैं चुनाव लड़ने के, तो कोई ऐसा फार्मूला लाइए जिससे वहीं, अब प्रचार अभियान तो डिजिटल हो चुका है, पूरा वर्चुअल हो चुका है, तो लोगों के पास सूचना पहुंच जाए, आपका जो उपलब्धियों के आंकड़े हैं वो पहुंच जाए, लेकिन कम से कम रोड शो और रैलियां ना हो। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय कैबिनेट की बैठक बुलाई है जी, उसमें ओमिक्रॉन को लेकर ही चर्चा के लिए वो बैठक बुलाई गई है। और रही बात जो आपने कहा कि हाँ अब ये डिजिटल इंडिया हो चुका है, लेकिन अभी भी जो रूरल एरियाज है वहां पर इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं है कि जिससे इलेक्शन को वहां पे कंट्रोल कर लिया जाए प्रचार प्रसार से डिजिटल के। उसमें लोगों को जाना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। और रही बात मेरे फाजिल दोस्त कांग्रेस के, तो बहुत लंबी बात बोल गए कि हमारी हार तय कर दी, हमको लोग बिल्कुल, और कौन से 36 राज्यों में चुनाव हुआ जहां हम हार गए? हमको ये आंकड़े ही नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहे कि कौन से 36 राज्य की बात कर रहे हैं ये जहां हम हार गए हैं। मुझे इतना जरूर याद है 19 राज्यों में चुनाव, जहां जहां ये गए हैं, राहुल गांधी गए हैं, वहां पर ये 0 पर आउट होके आ गए हैं। वेस्ट बंगाल उसका एक ताजा उदाहरण है। ठीक कह रहे हैं। और इस तरीके का माहौल यूपी में जितने रुझान आ रहे हैं ये 5-7% से ऊपर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये इतने अछूत हो गए हैं कि कोई दल इनके साथ गठबंधन करने से भी परहेज करता है। बिहार में भी इनका वही हाल है, इनके नाम से ही विपक्षी दल भाग रहे हैं। ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले सार्वजनिक तौर पे कहा था कि देयर इज नो यूपीए। व्हाट इज यूपीए? उस दिन भी पता लग गया कि इनकी विपक्षी दलों में क्या साख बच गई है। तो ये पहले अपने घर को ठीक करें, कुछ दिन प्रैक्टिस करें, अपने घर में बैठ के लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें। और अगर मैंने इनके रेजिम में, 60 साल के रेजिम में अगर मैंने घोटालों की फेहरिस्त खोल दी तो इनके हवा उड़ जाएगा। एक घोटाले नहीं, एक के बाद एक परत। और देखिए दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की और हमें तानाशाह बता रहे हैं। अरे पिछले 5 साल में अपना ये एक अध्यक्ष नहीं बना पाए। देयर इज इंटरिम प्रेसिडेंट इन कांग्रेस, फुल टाइम प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं है। 5 साल में ये प्रेसिडेंट नहीं दे पाए हैं अपने पार्टी को। और दूसरी चीज कि कांग्रेस ने जिस तरीके का
वातावरण फैला रखा है। इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है इनके यहाँ। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, सब दरबारी है। अरे सर बोल तो रहे, और जो गुलाम नबी अच्छे आजाद बोल ही लोग रहे हैं सर, कपिल समय सिब्बल समय बोल पर रहे हैं सर। विद्रोह करके बातें बताते हैं, ये गलत है। तो इन सब चीजों को पहले ये ठीक करें। हमें जनता अगर हमें बैठा देगी घर तो हमें मान्य है। हम 2 पर आ गए थे पूरे हिंदुस्तान में, वी हैड ओनली 2 पार्लियामेंटेरियंस, और वहां से हमने यहाँ तक का सफर तय किया है। लोगों का विश्वास जीता है, लोगों का दिल जीता है, नंबर 1 काम आए, हमें किया वोट है, दिए काम लोगों में ने। फर्क नजर आया है। इनसे कहिए आज जो पूरे बलात्कार हो रहे हिंदुस्तान हैं, से जो इस ये जगह महिलाओं की बात करते अपराध हैं, की जगह आज पर पूरे भारतीय जनता हिंदुस्तान पार्टी से उड़ रही जो है, उसके बारे में महिलाएं बताइए। रात्रि में बच्चियों और पर लाठियां सुबह में बरसाई जा शौच रही के है, लिए उसके बारे में सड़कों पर बताइए। बैठी 7 नजर आती किसानों की थी, हत्याएं हो गई है, वो एक उसके बारे में बताइए। हिस्ट्री बना किसानों दिया का विरोधी मोदी बिल जी जो ने। आया था उसके बारे में बताइए। इनसे कहिए इतने शौचालयों भाजपा का 40 की निर्माण बात हुआ है करें, कि अब उन महिलाओं अमित को, माँ शाह बहनों और को नरेंद्र सड़कों मोदी की पे और बात झाड़ियों करें। में बैठने की जगह नहीं पड़ती है। हमने पक्के मकान बना के दिए हैं। हमने 9 करोड़ देखिए लोगों को सर, घर में आज जो बैठक हो गैस रही मुहैया है कराया है। आलोक जी, हमने बुंदेलखंड में जहां पिछले 60 बरस में पानी पीने का नहीं मुहैया कराया था, वहां हमने घर घर में नल जल योजना के तहत पानी मुहैया कराया है। और ये बात कर रहे हैं आलोक जी, WHO ने आलोक जी, यूपी में हमारे कोरोना वायरस के कम्बैशन को सराहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन कम्बैटिंग कोरोना। ये क्या बात कर रहे हैं आलोक जी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज जो बैठक हो रही है, आलोक जी आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज जो बैठक हो रही है, देखिए अपेक्षाएं होती है लोगों की, पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर, बयान पर, बैठक पर। तो आज जो बैठक हो रही है, तो ये हम माने कि रैलियों पर और जो रोड शो हैं उन पर रोक लगना लाजमी है, तो क्या लग पाएगी वो, जिस तरह ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात है, उच्च स्तरीय बैठक है, कुछ न कुछ ठोस निर्णय जरूर लिए जाएंगे जो देश हित में होगा। उसमें हो सकता है जो बातें आप कह रहे हो वो भी शामिल हो जाए। बिल्कुल। आशुतोष जी, लेकिन मैं आश्वस्त तरीके से नहीं कह सकता हूं कि उस बैठक में निर्णय कौन कौन से लिए जाएंगे। जी आशुतोष जी, देखिए लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं अपने नायक से या जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनसे, कि कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय होना चाहिए जो जनहित में हो, और आज जनहित का निर्णय सबसे बड़ा यही है कि रैलियों पर रोक लगना अनिवार्य है इस समय। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रैलियों पे रोक लगनी चाहिए। आज का बैठक का मुद्दा क्या है? जो कोरोना ओमिक्रॉन आ रहा है उससे निपटने के लिए मोदी जी इसको समझते हैं कि रैलियों पे भी रोक लगनी चाहिए, तो उस पर भी अवश्य लगाने पे विचार करा जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सर्वदल सम्मति से अगर इस पे विचार किया जाए कि चुनाव को अगर टाला जा सकता है तो कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और रैली वगैरह आदि पे रोक लगनी चाहिए। उसके साथ साथ भारत की जनता को सहयोग करना होगा। जो गाइडलाइन दी जा रही है, बाजे बाजे एरिया में जाकर के देखिए, वो उनको कोरोना का पता ही नहीं है कि कोरोना नाम की बीमारी क्या है। भीड़ इतनी चल रही है, लोगों को बाजार में इतना जा रहे हैं, शादी ब्याह में इतना जा रहे हैं, ये तो हम लोगों ने देखना है। सरकार ने गाइडलाइन इशू कर दी है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर देश का प्रधानमंत्री कोई सकारात्मक कार्य करता है, कोई निर्देश जारी किए जाते हैं, तो जनता को उसका पालन भी करना चाहिए। और सकारात्मक कार्य यही है कि आज की मीटिंग में जो भी बातचीत होगी इससे निपटने के लिए है, तो रैली भी उसका एक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल। मुझे ये नहीं पता कि आज के विषय में, आज के उसमें रैली का मुद्दा है नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ये उसमें बड़ा ओमिक्रॉन इम्पोर्टेंट खतरे से विषय है। कैसे निपटा जाए, इस विषय पर बैठक है आज। जी नसीम खान जी, देखिए आज जो बैठक हो रही है उसमें अगर रैलियों पर रोक लगती है या कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो आप इसका स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे ही पूछ रहे हैं। क्या पूछा आपने, बताइए। मैंने ये आपसे ये पूछा है कि आज जो बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो बैठक ले रहे हैं, उसमें अगर रैलियों पे या कोई रोड शो पर रोक लगती है या कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो जनहित में है, तो आप उसको किस तरह देखेंगे? देश हित के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रही है। हमने चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे सेना का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, ये लोग
चुनाव जीतने को लेकर के इस देश के अंदर केवल काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों की मूलभूत सुविधाओं से, लोगों की जनमानस से, की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। आज इनकी बैटिंग होने दीजिए कैबिनेट की, और उसमें ये क्या निकल के आता है, ये क्या कहते हैं, क्या नियम बनाते हैं, क्या कार्यक्रम होते हैं, कांग्रेस पार्टी उसको समझेगी, उसके बाद अपना वक्तव्य देगी क्या करना क्या नहीं। ये बात हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना क्या नहीं, क्योंकि इनकी हर बात में राजनीति है। ये देश को धर्म और जाति पे तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को कोरोना से ज्यादा आज के समय में चिंतित होना चाहिए जो उत्तराखंड के अंदर, उसके अंदर जो छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म संसद हुई है, जहां इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकी गई है, जहां इस देश की एकता अखंडता को गाली बकी गई है, जहां इस देश को गृह युद्ध में धकेलने की बात की गई है। कोरोना तो आएगा चला जाएगा, लेकिन राष्ट्रपिता को गाली देकर के इस देश को गृह युद्ध में धकेलने की जो बातें वहां की गई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने चिंता जाहिर नहीं की है। यही चीजें हमें समझ में आती है। भारतीय प्रधानमंत्री जी कंगना रनावत को लेकर ट्वीट करते हैं, किसी का कुत्ता मर गया उसको लेकर ट्वीट करते हैं, अंबानी के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई उसको लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोई गाली बके, अपमानित करे और उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कुछ ना बोले। यही दोगलापन जो आरएसएस के नागपुर से निकलता है, उसके हम विरोधी हैं। आज निकल जाने दीजिए, कैबिनेट में क्या निकलता है, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आलोक जी, देखिए काफी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं नसीम खान, सुना होगा आपने। देखिए, जिस साधु संत ने इस तरीके की बातें की थी, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। इनको शायद ये नहीं मालूम है, और उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। ये तो लोकतांत्रिक देश है, जिसको जो मर्जी बोल देता है। स्वतंत्र विचार के लोग हैं, जिसको मर्जी है। क्या कांग्रेस में लोग नहीं है जो उल्टी सीधी बातें करते हैं? इन्हीं के देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उन्होंने तो भारत को ही बना दिया इंदिरा गांधी। तो उस पर क्या हुआ? अगर कोई अनर्गल बात करता है तो उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होती है, और उस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। इनको शायद ये बात नहीं मालूम है। नसीम खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? नसीम जी, उन्होंने कहा था इंदिरा दुर्ग का अवतार है। आप क्यों भूलते हैं? आप तो अपने नेताओं को भूल जाते हैं। आडवाणी का फोटो गायब कर दिया। आपके संस्कार हैं कि आप अपने पूर्वजों को याद नहीं रखते हैं। पहले भारतीय संस्कृति को सीख के आइए, भारतीय संस्कृति को समझिए, हिंदू धर्म को समझिए। आप लोग इस देश के अंदर हिंदुओं के दुश्मन हैं। आप लोग हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपको ये बात समझना पड़ेगा। इस बात को राहुल गांधी साफ कर चुके हैं, और यही बात आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़े साधु संत ने आप लोगों को नकारते हुए उस धर्म संसद को छोड़ करके जाने का काम किया। आज देश का हिंदू समझ रहा है इस बात को कि आप पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आप हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहे हैं। आप समझिए थोड़ा सा, अपनी राजनीति के चक्कर में, चंद वोटों के चक्कर में आप लोग इस देश की छवि को धूमिल ना करें। पूरा देश आपका इस नेशनल टेलीविजन पे सुन रहा है आपको कि आप लोग बोल क्या रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं। आप कह रहे हैं छोटी सी घटना है, साधु ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बक दी, जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसको आपके नरेंद्र मोदी भी जिसकी मूर्ति के सामने झुकते हैं। तो आप कहते हैं कोई भी बोल सकता है, कोई भी कह देगा। आप इतना आसानी से आपने कह दिया जैसे कोई ऐसी कोई हवाई और चली गई। अगर किसी सिर फिरे साधु ने कुछ कह दिया तो उसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? महात्मा गांधी को गाली बकी जा रही है, उनके ऊपर जो लोकतंत्र में जो होता है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसमें मोदी जी कहां से आ गए? हर बात में मोदी जी। ये मोदी फोबिया से इतने ग्रसित है कि इनको हर चीज में मोदी जी नजर आते हैं। नसीम खान, अगर किसी ने गाली बक दी आपसे तो उसमें मोदी जी का क्या दोष है भाई? कि जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस की क्या अपेक्षा है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, कैसे चुनाव होना चाहिए? 7 राज्यों में ये 0 पे आउट होने वाले हैं। इनका कोई सोच नहीं है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधी बात कह के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अपने कोई प्लान बताया इन्होंने? कोई मास्टर प्लान, कोई रोड प्लान, कोई मैप प्लान है इनके पास कि कैसे देश को आगे ले जाएंगे? यही सबसे बड़ी विडंबना है आलोक जी कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसका सही जवाब नहीं आ पा रहा है। और कल कांग्रेस ने बोला है कि चुनाव होना, जवाब देंगे क्या? ये दरबारी लोग हैं, ये दरबार में झंडी हिलाने का काम करते हैं। ये क्या जवाब देंगे सही सही? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक आम नागरिक के तौर पे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि आज क्या बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए मंत्रिपरिषद की बैठक में? मेरे समझ से
आज कुछ बहुत कड़े और अहम फैसले लिए जाएंगे देश हित में, क्योंकि जिस तरीके से ये ओमिक्रॉन अपने पांव पसार चुका है और अब तो इससे डेथ भी होने लगी है। और जब देखिए मोदी जी तो इसके लिए जितनी तैयारी हमारे पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, वो हमने झोंक रखी है। 135 करोड़ आदमी को टीका लगाना, लगभग विश्व के आधी मतलब 1/4 जनसंख्या के लगभग, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 65 करोड़ विश्व की 17% जनता जी, 65 करोड़ लोगों को डबल डोज भी लग चुका है। और ये कांग्रेसी बात करते हैं, ये प्लस पोलियो अभियान तो 25 साल में इन्होंने मिटाया। 25 साल में पोलियो इरेडिकेट हुआ इंडिया से। ये था इनके टीकाकरण का पेस। और यहाँ पर साल भर के अंदर मोदी जी ने 135 करोड़ आदमियों के टीका का व्यवस्था किया। उस पर भी इन्होंने उंगली उठाई कि विदेश में भेज रहे थे। लेकिन आज अगर देश स्वस्थ है, आज अगर देश मजबूती से खड़ा है, इसलिए कि लोगों को टीका लग चुका है। लेकिन आलोक जी, गांव गांव में टीका पहुंचा दिया। आलोक जी, ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब एक ऐसी जगह हम आके खड़े हैं जहां पर चुनाव है, ओमिक्रॉन है। ऐसे में निर्णय सरकार को लेना है और सरकार की तरफ से निर्णय होना आवश्यक है बहुत जल्द। आज उसके लिए इंतजार कीजिए थोड़ी देर जी। आज प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। वेट फॉर द आउटकम ऑफ द मीटिंग। और ये स्पेशली ओमिक्रॉन के लिए ही बुलाया गया है, ये भी स्पेसिफाइड है। देखिए वहां पर क्या हम फैसले लिए जाते हैं। आशुतोष जी, आशुतोष जी, एक आम नागरिक के तौर पे क्या आपकी अपेक्षाएं हैं कि चुनाव के दौरान क्या एहतियात बरती जानी चाहिए? उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, पंजाब बड़ा राज्य है, गोवा और उत्तराखंड और मणिपुर छोटे राज्य हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेके खासी सहूलियत बरतनी होगी चुनाव को लेके। मैं आज की जो मीटिंग है, प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों का मंत्रिमंडल को आमंत्रित किया है और उसमें जो भी आवश्यक कार्यवाही है उसके पे निर्णय लिया जाएगा। रैली आदि पर भी रोक लगाने पे विचार अवश्य किया जाएगा। और भारत का उत्तर प्रदेश प्रांत इंग्लैंड से लगभग 4 गुना आबादी का राज्य है। 25-26 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और जो कि इंग्लैंड से 4 गुना है। भारत का प्रधानमंत्री इस समय सकारात्मक सोच का व्यक्ति है और विश्व का ख्याल रखते हुए, न केवल भारत का, पूरी दुनिया का ख्याल रखते हुए कि इस बीमारी से आने वाली त्रासदी से कैसे अच्छे से अच्छा निपटा जाए। और अगर उचित समझा जाए तो इलेक्शन कमीशन इसको चुनाव को थोड़ा कुछ समय के लिए डेफर भी कर सकता है। एक आम नागरिक जनहित में जो भी कार्य है उस पर आज अवश्य निर्णय लिया जाएगा और मंत्रिमंडल के सभी लोग इसीलिए इस विशेष बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और आने वाली स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण सक्षम है सरकार हमारी। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव होने चाहिए? क्योंकि जिस तरह ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, रैलियां लगातार हो रही हैं, रोड शो लगातार हो रहे हैं, तो कैसे इनके बारे में क्या समाधान निकल सकता है? एक आम आदमी क्या सोचता होगा? मेरी राय में समाधान का ये, सबसे पहले तो रैलियों पर रोक लगाई जाए और भीड़, जहाँ भी जो भी भीड़ वाले इलाके हैं, बाजार हैं, मार्केट हैं, होटल, रेस्टोरेंट, उन सब पे रोक लगाई जानी चाहिए। और जो भी गाइडलाइन इशू की जाती है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ साफ करना है, सैनिटाइजेशन, सब सख्त से पालन किया जाना चाहिए और जो इस कार्रवाई का पालन नहीं करता उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी आलोक जी, सर्वोपरि है, देश हित, जनहित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी लोग वो सभी उचित कार्रवाई करें जो कि इस कोरोना बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक है। जी। मैं एक साधारण व्यक्ति की उससे, भारत का नागरिक होने की उससे यही अपेक्षा करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल से कि इस बीमारी से, जैसे कोरोना की हमने कोरोना फेज 1 और 2 को झेला है, वो नौबत ना आए, उसके लिए जो भी उचित कार्रवाई है, वैक्सीनेशन का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, रैली का है, चुनाव का है और कोई मुद्दा है, उन सब पे विचार किया जाए और जनता को उस पर पालन करना चाहिए। गाइडलाइन तो जारी कर दी जाती है जी,
लेकिन उसका हम पालन नहीं करें जी, उसका क्या फायदा है। बिल्कुल। आलोक जी, शादी विवाह आदि है, फंक्शन आलोक है, जी उन देखिए, पे भी, पाबंदी लगाई जाए। आम आदमी पर दिल्ली में सारी भी पाबंदी पाबंदियां लगना हैं। आवश्यक है। आलोक जी, मेरी और आवाज आ रही है आपको? चुनाव पे अगर डेफर करने तो उस पे भी डेफर करने में ठीक कोई है, बुराई नहीं है। ठीक है। आलोक हर जी, दल की सम्मति होनी चाहिए। मेरे भाई बहुत बहुत तेवर ऊंचे कर करके बोल रहे हैं कि ये करा 60 साल का इतिहास देखें और 7 साल का इतिहास देखें। अगर ये चाहते हैं, दिल से साफ इनका दिल है, तो इनको भी बैठ के सकारात्मक उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बिल्कुल और इनकी बात को भी सुना जाए। बिल्कुल। आलोक जी, आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? अगर इनका कोई विचार सुझाव है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, आशुतोष जी आएंगे आपके पास। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आलोक जी देखिए, आज ये जो अहम बैठक है, इसमें ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे चुनाव हो या ना हो, लेकिन आम जनता की जो जान है वो बच जाए। ये लोगों की अपेक्षा है आज की बैठक से। देखिए, उमरी कौन जिस तरीके से पांव पसार रहा है और ये विश्व का इट्स अ वर्ल्ड अफेक्टेड डिजीज अफेक्टिंग द वर्ल्ड और हिंदुस्तान में अब ये पहुंच चुका है 17, 18, 19 राज्यों में या 21 राज्यों में ये पांव पसार चुका है जी। तो अगर हमने अभी शुरुआत में ही इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लिए और बाद में अगर ये भाग गया तो मुश्किल होगा। और मैं समझता हूं इसके तहत in today's meeting the prime minister should take some very concrete decision. I am very hopeful कि आज प्रधानमंत्री कुछ कड़े कदम ओमिक्रॉन के तहत लेंगे। उसमें शायद ये चुनावी रैलियां, ये रोड शो, ये सारी चीजें भी शायद बंद हो जाए और लोगों को इससे बचाने के लिए जो कुछ भी। आशुतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सरकार से अपेक्षा है कि जनता की सहूलियत हो, जनता की जान बचे और ओमिक्रॉन से कैसे भी करके लोग बचे रहें और चुनाव उसी बीच में कैसे किए जाएं, इसके लिए सरकार से अपेक्षा। अब देखते हैं वो अपेक्षा कैसे पूरी होगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।